वनक्कम, मैं हैदर अली सैयद आसिफगंज से यूनाइटेड अंडर तमिल सेवा। कलयुग चल रहा है, ऑफ कोर्स। खत्म होने वाला। नहीं, अब तो बहुत टाइम है इसको। कोई आप डेट दे सकते हो रफली कि कब स्टार्ट हुआ था? इट वाज 18th फरवरी 3102 BC। तो ये 5000 साल हो चुके हैं और अभी 4,27,000 साल और बाकी है बस। कलयुगम क्या है? ग्रेटर कलयुगम क्या है? सतयुगम क्या है? जैसा कि उन्होंने कहा था कि कलयुग को खत्म होने में और 4 लाख साल लगेंगे। क्या होगा अगर वो आपसे झूठ बोल रहा है? उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने से पहले तमिल भूमि के इतिहास को समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी युग की अवधारणा को समझा जा सकता है। तो सतयुगम और कलयुगम के पीछे का सच क्या है? असीवगम तमिलों के जीवन का एक प्राचीन तरीका है जो सर्वशक्तिमान द्वारा प्रथम सिद्ध शिव को दिया गया है। असीवगम में पुरोहित वर्ग समूह अवांछित है, तो नकली प्रचारकों पर भरोसा मत करो। आदम एक तमिल शब्द है। आ का अर्थ सर्वशक्तिमान है, धाम का अर्थ श्वास है, आदम का अर्थ है सर्वशक्तिमान दी गई सांस। जो लोग बाइबल और कुरान पढ़ चुके हैं वे कैबिल, हाबिल और सेठ के बारे में जानते हैं। कैबिल ने हाबिल को मार डाला, इसलिए कैबिल ने मानव जाति के बीच पहली हत्या की स्थापना की। एक सजा के रूप में उन्हें शाप दिया गया और सभ्यता के पालने से भगा दिया गया। कैबिल आदम के बच्चों में पहला आध्यात्मिक विरोधी था। आदम के तीसरे पुत्र सेठ को पहला सिद्ध नियुक्त किया गया था, जिसे सर्वशक्तिमान ने लिखित रूप में सभी विषयों पर सभी जानकारी दी थी। सेठ को एडम कॉलोनी का पहला प्रशासक भी नियुक्त किया गया था। एडम कॉलोनी में उनके कई बच्चे शामिल थे, प्रत्येक कार्य के विभिन्न विभागों में शामिल थे। शिव बाइबल के सेठ हैं। पांडियन शिव ने कुमारी कदम में प्रथम तमिल संगम की स्थापना की। मानव जाति का इतिहास 2 पीढ़ियों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि एक जल प्रलय से पहले और दूसरी जल प्रलय के बाद होती है। जल प्रलय से पहले दुनिया भर में आदम बच्चों की कई जनजातियां फैली हुई थीं। उन उपनिवेशों के मुखिया पांडियन शिव के वंशज थे। एडम कॉलोनी की शुरुआत तमिल संगम से हुई थी। सतयुग का अर्थ है ईश्वर द्वारा निर्देशित अच्छे प्रशासक का युग, जिसे असीवगम कहा जाता है। कुछ समय दुनिया भर में फैली एडम कॉलोनियों में बुरे प्रशासक थे। उस बुरे प्रशासन चरण को कलयुगम कहा जाता है। प्रलय के बाद पांडियन उपनिवेश अनातोलिया से शुरू होकर मेसोपोटामिया नदी, ईरानी पठार, बलूचिस्तान, सिंधु घाटी सभ्यता और इतने पर तमिलनाडु श्रीलंका तक फैल गए। वहां फिर से पांडियन कॉलोनियों के बीच कभी अच्छे प्रशासन का दौर था और कभी खराब प्रशासन का। महाभारत युद्ध सत्य बनाम झूठ के बीच की लड़ाई। यह युद्ध पांडियन उपनिवेशों के बीच एक आंतरिक युद्ध था। कलयुगम या बुरा प्रशासन जिसकी भविष्यवाणी श्री कृष्ण ने की थी, वो बाहरी लोगों द्वारा खराब प्रशासन को दर्शाता है। वे बाहरी लोग मसीह विरोधी कैबिल के वंशजों में से हैं। सभी दूतों द्वारा एंटी क्राइस्ट मसीहा दज्जाल के आने की चेतावनी दी गई है। कैन पहला आध्यात्मिक विरोधी व्यक्ति है। एंटी क्राइस्ट मसीहा दज्जाल के आने का अर्थ है पांडियन कॉलोनियों की भूमि पर कैबिल के बच्चों का आना। कुरान अध्याय 11 श्लोक 48 श्री कृष्ण की दर्दनाक पीड़ा की भविष्यवाणी की याद दिलाता है। बाइबल डैनियल अध्याय 7 कोकेशियान बसने वालों द्वारा गठित 4 एंटी क्राइस्ट शासन के बारे में बात करता है जो कैबिल के वंशज हैं। वे शासन पांडियन उपनिवेशों पर लंबे समय तक नीतियों के साथ शासन करेंगे जो कि असीवगम सिद्धांतों के विरोधी हैं। कल्कि के आने के साथ ही कैबिल के बच्चों द्वारा शासित खराब प्रशासन का युग समाप्त हो जाएगा। कल्कि जो पांडियन रक्त रेखा से हैं, लगभग 1500 ईसा पूर्व कोकेशियान बसने वालों से एक समूह उभरा जिसने मित्रवाद नामक एक गुप्त समाज की शुरुआत की।
बनिया, व्यापारी और ब्राह्मणों से मिलकर बने फारसी यहूदी सिंडिकेट का जन्म। ब्राह्मण पुरोहित वर्ग समूह है। इन पुरोहित वर्ग समूह को व्यापारियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इस तरह ब्राह्मण मित्रवाद नीतियों का प्रचार करते हैं। यह यहूदी सिंडिकेट भूमि के प्रशासक को नियंत्रित करता है। दानियेल अध्याय 7 में वर्णित पहले 2 पशुवादी शासन फारसी साम्राज्य और बीजान्टिन साम्राज्य हैं। कुरान ने मूल निवासियों को एकजुट किया। मूल निवासियों के बीच इस एकता के परिणामस्वरूप पहले 2 जानवरों के शासन को सत्ता से बाहर कर दिया गया। यह पैगंबर मुहम्मद के समय के दौरान हुआ था। बाद में वर्ष 1220 मंगोलिया के चंगेज खान ने समरखान, बुखारा, ईरान, इराक पर आक्रमण किया और वहां कोकेशियान बसने वालों का नरसंहार किया। इस घटना ने फारसी की रीढ़ तोड़ दी और कुछ समय के लिए मित्रवाद नीति पर आधारित नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने के उनके सपने को समाप्त कर दिया। वर्ष 1299 कोकेशियान बसने वाले तीसरे जानवर के तहत एकजुट हुए जिन्हें ओटोमन साम्राज्य कहा जाता है। 1923 में तुर्क साम्राज्य का अंत हो गया। 1926 तक नज्द से सऊद ने हिजाज क्षेत्र पर आक्रमण किया और इब्राहिम के परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी और बाद में मूल निवासियों से हिजाज क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। बाइबल दानियेल अध्याय 7 चौथे पशु शासन के बारे में बात करता है जो पिछले 3 पशु शासन से भिन्न होगा। हदीस का कहना है कि नज्द से शैतान का सींग उठेगा। बाइबल किंगडम ऑफ सऊदी को चौथा क्रूर शासन कहता है। मित्रवाद नीति के आधार पर नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने का सपना सऊदी साम्राज्य के तहत गति प्राप्त कर रहा है। पांडियन कॉलोनियों की भूमि पर सऊदी अंतिम कोकेशियान बसने वाले शासन फारसी यहूदी सिंडिकेट को याद करें जिसमें बनिया और ब्राह्मण शामिल थे। पांडियन कॉलोनियों की भूमि पर ब्राह्मण अवांछित पेशा है। फारसी यहूदी ब्राह्मणों का पर्दाफाश करने वाले पहले राजकुमार गौतम बुद्ध ईवीआर पेरियार ने हाल ही में कोकेशियान बसने वालों बनिया ब्राह्मण का पर्दाफाश किया। जिस दिन भारत सभी पुरोहित वर्ग के धार्मिक संगठन को समाप्त करता है जिसे कोकेशियान बसने वाले साम्राज्य द्वारा अलग अलग समय पर पेश किया गया था, उस दिन महान कलयुगम जिसकी भविष्यवाणी श्री कृष्ण ने की थी वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। भारत के मूल निवासी असीवगम सिद्धांतों के आधार पर तमिल संगम युग में प्रवेश करेंगे। वनक्कम, थैंक यू।